आज हम संचयन भाग 2 से टोपी शुक्ला की पुनरावृत्ति करेंगे। टोपी शुक्ला कहानी के जो लेखक हैं वो राही मासूम रजा हैं। ये कहानी जो है दो दोस्तों की है, एक का नाम टोपी है और दूसरे का नाम इफ़न है। इसी नाम से हम पूरी कहानी में इनको जानेंगे। और टोपी जो है उसके परिवार के बारे में जानते हैं। उसके जो पिता हैं वो डॉक्टर भृगु नारायण डीलेतिल वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसकी जो दादी है उनका नाम सुभद्रा देवी है और माता राम दुलारी। भाई जो है उनके बड़े भाई का नाम मुन्नी बाबू है और छोटा भाई भैरव है। अब इस कहानी में क्या होता है, अपने इस पूरे परिवार में यदि टोपी किसी से बहुत नजदीक है, जिससे उसको सहानुभूति है, तो वो उसकी माता राम दुलारी से है। कारण क्या है, उसकी दादी जो सुभद्रा देवी है वो उसके जो पिता डॉक्टर हैं, इसीलिए जो उसकी जो दादी है उनकी भाषा जो है शहरी भाषा है, सभ्य भाषा है। लेकिन उनकी माता जो है वो पूर्वी हिंदी बोलती है। पूर्वी हिंदी बोलने के कारण उनकी जो दादी है उनकी माता को पसंद नहीं करती। जैसे आप मोर बच्चों को का हो गयो, का खाई गो, इस तरह की भाषा जो है उसकी माता बोलती है, जिस कारण सुभद्रा देवी उसकी माता को पसंद नहीं करती। लेकिन टोपी ये समझता है कि अपनी भाषा से जुड़ाव किसी भी स्त्री के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वो मायका छोड़ के ससुराल आ जाती है, ऐसे में उसकी मायके की जो भाषा है वो कभी नहीं छोड़ना चाहती स्त्री, क्योंकि वो उसको उसके मायके की अनुभूतियों में, उनकी सुखद अनुभूतियों में को बनाए रखती है। उनके भाई हैं, बड़े भाई का नाम मुन्नी बाबू है और छोटा भैरव है। और दोनों भाई जो हैं के साथ संबंध टोपी के नहीं अच्छे हैं। पिता जो है वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए जो परिवार में थोड़ा बहुत लगाव है उसका किसके प्रति बच जाता है, राम दुलारी के प्रति बच जाता है। और मुन्नी बाबू बड़े हैं, भैरव बाबू बहुत छोटे हैं। घर में जितने भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो किसके हिस्से में आ जाते हैं, टोपी शुक्ला के, टोपी के हिस्से में आ जाते हैं। क्योंकि बड़े भाई को की तो पढ़ाई होती है और छोटा अभी इतना छोटा होता है कि वो घर के काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता, इसीलिए जो क्या किसके हिस्से में सारे काम आ जाते हैं, टोपी के काम के हिस्से में आ जाते हैं। एक जगह पे उनकी माता जी ये भी बोलती है कि ये काम जो है नौकरों से करवाने के लिए नहीं है। भैरव अभी छोटा है और मुन्नी जो है वो अभी पढ़ाई में व्यस्त हैं, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर भी कोई ध्यान नहीं देता, उसकी पढ़ाई की भी अपेक्षा होती रहती है, उपेक्षा होती रहती है। अब हम जहाँ पे अब इस कहानी को समझते हैं कि उसके पड़ोस में एक आईएएस अधिकारी, कलेक्टर का एक घर होता है, उसमें कलेक्टर रहने आते हैं। और वो कलेक्टर कौन होते हैं, कोई और नहीं, इफ़न के पिता होते हैं। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किसी एक कहानी में कौन कौन महत्वपूर्ण होता है। आपने देख लिया उसके परिवार के बारे में। अब इस कहानी को हम आगे लेकर के चलते हैं। इफ़न और जब कलेक्टर रहने के लिए आते हैं, अब थोड़ा सा इफ़न के बारे में भी जानते हैं कि इफ़न के जो पारिवारिक जीवन कैसा है। उसके जो दादा परदादा थे वो हिंदुस्तान को अपना घर नहीं समझते थे, उनकी आत्मा सदैव दूसरे ही देश में रही। वो इसको काफिरों का देश माना करते थे हिंदुस्तान को। अगर उनके घर में पहला कोई हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ था तो वो कौन थे, खुद इफ़न के पिताजी, जो इसी देश के प्रति ईमानदार थे। अन्यथा उनके जो दादा परदादा थे वो मौलवी थे। इसीलिए जो है उनकी जो दादी होती है, जैसे इफ़न की दादी के बारे में जानते हैं। इफ़न की दादी जो थी वो पूर्वी हिंदी बोलती थी, और टोपी के घर में पूर्वी हिंदी कौन बोलता था, उनकी माता जी। अब उनकी माता जी क्योंकि पूर्वी हिंदी बोलती थी, इसीलिए टोपी का लगाव क्यों घर में किसके प्रति था सबसे ज्यादा, माता जी के प्रति। तो अब इफ़न की दादी भी पूर्वी हिंदी बोलती थी, तो इसीलिए क्या क्या था, उसका लगाव उनकी तरफ अधिक हो गया। तो इफ़न जो है, इफ़न जो बहुत समझदार लड़का था, दोनों एक दूसरे को समझते थे। अब हम ये समझते हैं कि एक बच्चे के एक किसी भी बालक के विकास में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है, परिवार। हम
हमने परिवार में देखा कि टोपी शुक्ला जो है उसके घर में पिता कामों में व्यस्त रहते हैं, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं है। दादी से वो इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसकी माँ को हमेशा डांटती रहती है, और माँ से बच्चा प्रेम करता है और जब उसकी माता को कोई डांटता है वो उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टोपी भी अपनी दादी को पसंद नहीं करता। माँ के प्रति सहानुभूति और परिवार में जो उसका जो महत्व, बालक के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं में से परिवार क्या हुआ है, उसका गड़बड़ है। दूसरा होता है मित्र। अब मित्र कौन है इसका? इफ़न। इफ़न उसके हर सुख दुख को समझता है। हम उम्र भी है, हम आप भी एज अ पीयर ग्रुप आप जानते होंगे कि आप अपने सुख दुख जो अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते, जो अध्यापकों को नहीं बता सकते, हम किनके साथ साझा करते हैं? अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। तो टोपी के पास वो मित्र कौन था? इफ़न। इफ़न के साथ वो सारी चीजें साझा करता था। तीसरी संस्था होती है विद्यालय। ये याद रखना है, ठीक है। अब इस कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। इफ़न की दादी जो है पूर्वी हिंदी बोलती है, और उसके अलावा दादी, एक बच्चा जो अपने बुजुर्गों से जुड़ता है, बच्चों को क्या सुनने का शौक होता है? कहानियां। इफ़न की दादी को न जाने कितनी तरह की कहानियां आती हैं। ऊपर से जब घर में कोई भी, जब उसको, इफ़न को भी उसकी अम्मी अब्बू बाजी जब डांट लिया करते थे, वो कौन होता है जो कभी नहीं डांटता? दादा दादी। इसीलिए वो दादी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अब आना जाना भी होता है, टोपी उसके घर भी जाता है, वो उसके घर भी जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो अम्मी अब्बू बाजी, उसको ये सारे शब्द टोपी को बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक दिन घर वापस आता है, तो घर आते हैं जब खाने की मेज पर सब खाना खा रहे होते हैं, तो वो अपनी मम्मी राम दुलारी से बोलते हैं कि अम्मी जरा सा भरता। जैसे ही वो बोलते हैं जरा सा भरता, जितने हाथ होते हैं थाली में वो रुक जाते हैं और सब उसकी तरफ घूर घूर के देखने लग जाते हैं। सारी नजरें आकर के कहाँ पे रुक जाती है? टोपी की तरफ। अम्मी, सुभद्रा देवी तभी बोलती है, ये शब्द कहाँ से सीखा है? कि किसी मुल्ला के लड़के से दोस्ती काट ली है? ऐसे उसकी दादी पूछती है, क्योंकि धार्मिक भेदभाव अंतर है। लेकिन मित्रता धर्म की मोहताज नहीं होती है। मित्रता किसकी मोहताज नहीं होती? धर्म कभी भी मित्रता के आड़े नहीं आता। हमने देखा, क्योंकि टोपी और उसकी जो मित्रता हम कैसे करते हैं किसी भी व्यक्ति से? जो हमें समझता हो, जो हमारी बातों के, जो हमारे जैसा हो, जो हमसे सहमत रहता हो, जो हमारे सुख दुख में खड़ा होता हो। धर्म के नाम पर दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। तो इफ़न और टोपी की दोस्ती जो बिल्कुल पवित्र और पाक दोस्ती थी, और उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। ऐसे में जब क्या होता है कि जब वो भरते के लिए बोलती है तो सारी आंखें रुक जाती है और बहुत डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है। और डांट पड़ने के बाद जो है जो राम दुलारी कहती है कि दादी से माफ़ी मांगो, तो वो कहता है कि जब उसकी दादी को बोलता है, तो दादी बोलती है कि, जब दादी बोलती है कि ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा? अब दादी भी क्या बोल देती है? गलती से लफ्ज़ बोल देती है। तो जो टोपी होता है ना, वो उसको चीज़ें सहन नहीं होती। कहानी के प्रारंभ में वो गुस्से से बोलता है लफ्ज़, और जैसे ही वो बोलता है तो उसकी माँ फटाफट से उठ के खड़ी होती है कि इससे पहले कि मेरी सास मुझे कुछ सुनाए, वो जाकर के टोपी को मारना शुरू कर देती है कि दादी से बराबरी करता है। वो पिट जाता है, पिटता ही रहता है, पिटता ही रहता है। और बार बार घर वाले पूछते हैं कि जाएगा वापस उसके घर? वो हर बार कहते हैं हाँ। पिटते पिटते बेहाल हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका दोस्त है और वो दोस्ती तोड़ेगा नहीं उसके साथ। परंतु जैसे उसके पिता को पता चलता है कि उसके पिता जो है वो कलेक्टर हैं, तो वो जो भृगु नारायण नीले तेल वाले को जैसे ही पता चलता है कि इफ़न के पिता कलेक्टर है, तो 2 दिन बाद जो है वो अपना कपड़े का और तेल का परमिट लेके पहुंच जाते हैं उनके पास कि मेरा जो बेटा है वो आपका मित्र है। तो वो जो टोपी और इफ़न की दोस्ती का फायदा उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको आपत्ति नहीं होती टोपी और इफ़न की दोस्ती से। क्यों? क्योंकि उसके जो पिता है इफ़न के एक उच्च पदाधिकारी हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में अब आगे देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है टोपी अपनी दादी से, एक दिन दोनों मित्र बैठे होते हैं, बैठे बैठे बातें करते हैं और मासूम सी बातें उनकी होती हैं। वो बोलते हैं कि इफ़न यार, तू क्या मुझे अपनी दादी नहीं दे सकता? तो वो कहते हैं अब इफ़न की सबसे बेशकीमती चीज़ कौन सी है? दादी।
क्योंकि 12 बुर्ज हाकिम ताई कितनी न जाने कितनी ही कहानियां उसकी दादी सोते वक्त सुनाती है। अब अगर दादी चली जाएगी तो कहानियां कौन सुनाएगा। तो अब वो थोड़ा सा संभलता है, क्योंकि मित्र को मना करना अच्छा नहीं लगता। तो कहता है कि मैं तो दादी दे भी दूं, पर जो मेरे पिता हैं, मेरे पिता की तो वो माँ है ना, अम्मी है, वो नहीं मानेंगे। वो पिता पे डाल देता है बात। तो वो कहता है कि उसको दिल टूट जाता है टोपी का। उसको अपने दिल टूटने की आवाज़ आती है कि हाँ, एक दादी तो मांग रहा था, बस दादी भी नहीं दे रही है। तो उसको दिल टूटने की आवाज़ आती है। तभी जो अब इरफान को अच्छा नहीं लगता, अपने दोस्त को इतना दुखी देख के अच्छा लगता है। कहता घबरा मत प्यारे दोस्त, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, तेरी दादी भी मर जाएगी। तो कहते ओ मरेंगी नहीं, वो नहीं मरने वाली है। इतने में जब वो बातें ये आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं, दादी की अदला बदली की बातें कर रहे होते हैं, इतने में होता क्या है कि इरफान के घर से नौकर आता है और कहता है कि तुम्हारी जो दादी है वो मर गई है। किसकी दादी मर जाती है? इरफान की। और धक से दोनों दोस्तों का दिल टूटता है। इरफान रोता रोता घर की तरफ भागता है। थोड़ी सी शाम को जो है टोपी भी उसके पास जाता है, क्योंकि मित्र का दुख है उसमें जाएगा। तो वो देखते हैं घर परिवार में बहुत शोक मनाने के लिए बड़े सारे लोग इकट्ठा होते हैं, परंतु दादी नहीं होती। तो दादी के ना होने की उसको कमी बहुत खलती है। क्यों खलती है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपसी संबंध होते हैं, अब दादी क्या होती है, इतनी उम्र दराज होती है, और टोपी और दादी में किसका अंतर होता है? उम्र का बहुत बड़ा फासला होता है। उम्र का बहुत बड़ा फासला होने के बाद भी वो उसको समझती है, वो दादी से प्यार करता है। वो प्यार की चाहत में दादी के पास जाता है और दादी से भरपूर स्नेह पाता है। इसीलिए वो क्या होती है, दोनों में बहुत गहराई से मित्रता का एक निजी संबंध जुड़ जाता है। जब तक टोपी मिलने नहीं आता, दादी अपने आप को अधूरा समझती है। वो एक प्रश्न आता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर किया था। अकेलापन कैसे दूर किया था? क्योंकि जो इरफान की दादी है, उसकी भाषा, जो उसके मायके की भाषा है पूर्वी हिंदी, वो कौन बोलता है? टोपी। तो टोपी को मिलने से उसको अपने किसी से मिलने का एहसास होता था। उधर टोपी को दादी से क्या मिलता था? वो प्यार जो उसकी दादी नहीं मिल देती थी। इसीलिए दोनों जो है, उसको दादी से वो प्यार मिलता था जो उसको अपने घर पे नहीं मिलता था। दादी को क्या मिलता था? वो भाषा का संबंध मिलता था जो उसको अपने मायके कभी छोड़ आई थी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और दोनों ने एक दूसरे की कमी को पूरा किया था। इसलिए दोनों में जो क्या था, संबंध था। अब क्या हो जाता है, जब दादी मर जाती है तो कुछ ही दिनों बाद, अब ये तारीख जो है टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945, ये तारीख टोपी के जीवन में, वैसे तो इस तारीख आम सी तारीख है, पर टोपी के जीवन में इस तारीख का बहुत महत्व है। परिवार, हमने पहली संस्था देखी। परिवार में तो आपको पता है टोपी के कैसे संबंधित एक रहस्य है कि कौन था? मित्र था। अब उसका भी क्या हो जाता है? तबादला हो जाता है उसके पिता का। और तबादला होने से ये भी क्या हो गया, उसके महत्वपूर्ण संस्थाओं में से दूसरी भी क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना। जो एक रहस्य है कि समझने वाला था, जो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनमें से एक मित्र है, वो भी उसके जीवन से चला जाता है। सर्दियों के दिन आते हैं, घर में सबके लिए ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मुन्नी बाबू के लिए कोट बनता है, भैरव के लिए कोट बनता है। अब क्या होता है, पिछले साल मुन्नी बाबू के लिए कोट बनाया गया होता है। अब बच्चों का कद बढ़ता है, टोपी का भी कद बढ़ रहा है। वो मुन्नी बाबू को पिछले साल पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने पिछले पूरे साल नहीं पहना। तो दोनों भाइयों के लिए कपड़ा आता है, बनता है, सोचा जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अब घर में तो हम किफायत से ही चलते हैं ना, सोचते हैं कि पैसे बर्बाद होंगे, इसलिए ये जो कोट है किसको दे दिया जाए? टोपी को दे दिया जाए। अब टोपी हमने क्या किया, दादी के साथ वो मार खा ली थी, पर उसने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे भी वो प्रतिकार कर देता है। वो कहते हैं हम जाड़ा खाएंगे पर उतरन नहीं पहनेंगे किसी की भी। जाड़े में रहना मंजूर है, सर्दी सहन कर लूंगा, पर उतरा हुआ कोट उतरन नहीं पहनूंगा। उठाता है कोट और जाके नौकरानी के बेटे को दे देता है। अब घर में नौकरानी के बेटे को दी गई चीज तो वापस नहीं मांगी जा सकती। तो क्या होता है, टोपी की फिर से पिटाई होती है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने देखा कि ये इस तरह से टोपी जो है भरी परिवार के बिना भी अकेला हो गया,
मित्रों के बिना भी अकेला हो गया। और ऐसा ही एक परिवार में इसी दौरान एक इंसिडेंट भी होता है, एक घटना और घटती है कि जो है जब इरफान के घर वो जाया करता था उस समय में क्या होता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो रहीम कबाबची की दुकान पे कबाब खाता था। तो उसकी दादी जब उसको शक होता है कि लेकिन कि ये कहीं उनके घर में खाना तो नहीं खाता, क्योंकि वो तो मांसाहारी होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं, टोपी का परिवार शाकाहारी होते हैं। तो दादी को शंका होती है, तो क्या कहते हैं वो उसको पूछती है तो वो मना कर देता है कि मैं तो वो, क्योंकि इरफान से वो कभी कुछ खाता नहीं था, ना दादी के पूछने पे कुछ खाता था, वो सिर्फ कभी एक आध बार होता था वो केले दुकान से खरीद के देता था, तो टोपी सिर्फ केले ही खरीदता खाता था। तो बड़ा भाई खाता है और वो सारा आरोप किस पर लगा देता है, टोपी पर लगा देता है कि मैंने इसको एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते हुए भी देखा था। उस टाइम भी क्या होता है, टोपी की पिटाई होती है। तो परिवार में हर समय जो है किसी को मार सबसे ज्यादा पड़ रही है, हम कहानी में देखते हैं तो किसको पड़ रही होती है, टोपी को। और मित्र भी अब उसका 10 अक्टूबर 1945 को उसके पिता के स्थानांतरण के बाद चला गया। और आप सबको ये पता है कि अगर कोई भी कहीं पर भी कोई अवसर बदल जाता है तो उस अवसर के बदल जाने पर, स्थानांतरण होने पर जो वहां पे सामान्य जो कार्यकर्ता होते हैं, यानी जो जैसे माली हो गया, धोबी हो गया, सफाई वाले होते हैं, वो स्थानांतरित नहीं होते, वो उसी बंगले की साफ सफाई करते हैं। अब उसमें एक नए कलेक्टर आते हैं, हरिनाम सिंह नए आते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, डब्बू, गुड्डू और बिल्लू। एक दिन वहाँ पे वो देखते हैं, उसको आवाज़ सुनाई देती है कि वहाँ पे ना क्रिकेट खेलने की आवाज़ आती है। तो वो जाता है उनके साथ, वो कुछ मित्र तो चाहिए ना जिंदगी में, क्योंकि महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है विकास में। तो वो मित्रों की चाहत में उनके घर चला जाता है, और क्योंकि वो तो कैसी भाषा बोलते हैं, पूर्वी हिंदी। और हरिनाम सिंह के जो बच्चे होते हैं वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उनको पता होता है कि हम कलेक्टर के बेटे हैं। उनके अंदर वो अहंकार की भावना होती है कि मेरे पिता क्या है, एक उच्च पदाधिकारी, जो इरफान में नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी को भी अपने से ऊपर, अगर मैंने अपने आप को आपसे ऊपर माना है तो दोस्ती होना क्या हो जाता है, असंभव। क्यों हो जाता है, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। एक मुहावरा सुना ना, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से की जाती है। तो अब उनकी दोस्ती नहीं हो पाती, उल्टा होता क्या है कि माली और जो वो होते हैं वो उसको जानते हैं, उसको आने देते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना कुत्ता जो है उस पर छोड़ देते हैं, जो कुत्ता उसको काट लेता है। तो दोबारा कभी उनके बंगले की तरफ नहीं जाता। मित्र भी खत्म हो गया। अब क्या होता है, पढ़ाई विद्यालय में पहले साल जो है उसको वो हो जाता है, जो उसको टाइफाइड हो जाता है, फील हो जाता है। दूसरे साल भी ऐसे होता है उसके, जो फिर तीसरे साल भी ऐसे उसके पिता जो है उसमें खड़े हो जाते हैं कि किसमें, चुनाव में खड़े हो जाते हैं, और वो जो है वो इस तरह से जो है बार बार फेल होता है। और विद्यालय में क्या होता है, अब विद्यालय का रोल देखो, विद्यालय में अध्यापक जो है टोपी के साथ बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते। अध्यापकों का क्या कर्तव्य होता है कि यदि कोई बालक बार बार फेल हो रहा है या पढ़ाई में कमजोर है तो कारणों का पता लगाना चाहिए और उसका हल करना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या करते हैं अध्यापक, उसको नजरअंदाज करते हैं। वो फेल हो जाता है, जब वो उत्तर देने का प्रयास करता है वो, और क्या होता है इसमें, बच्चा किस और एक विद्यालय में जब फेल हो जाने के बाद एक बड़ी जो दूसरे चित्त जो क्या महसूस करता है उस सब के बारे में भी इसमें बताया गया कि क्या किस तरह का उसके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्यों होती है, क्योंकि विद्यालय में उसके साथ के बच्चे पास होकर बड़ी कक्षा में चले गए। पहले तो अंदर ही यही आ जाता है कि हाय सब आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, मैं पिछड़ गया, सब आगे बढ़ रहे हैं, वो पिछड़ने का भाव, वो आत्मग्लानि आ जाती है बच्चे के अंदर। ऐसे में फिर भी विद्यालय में सहयोग नहीं मिलता। जब उसे जो अध्यापक प्रश्न पूछते हैं छात्रों से और वो कभी हाथ खड़ा कर लेता तो क्या करते, अध्यापक कहते रहने दो तुमसे अगले साल पूछ लेंगे। अब क्या हो गया, कक्षा 9वीं के बच्चे 10वीं में चले गए, ठीक है, ये 9वीं में ही रह गया और 8वीं वाले उसके साथ आकर के बैठ गए। फिर वो एक और बार फेल हो जाता है, जो 7वीं कक्षा के बच्चे उसके साथ आकर के बैठ जाते हैं और बाकी सब जो है आगे बहुत आगे चले जाते हैं। अब 7वीं कक्षा के बच्चों के साथ वो क्या लगता है, बड़ा उम्र में बड़ा लगने लग जाता है। ऐसे में जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को, परिवार कोई नहीं था, मित्र भी नहीं था, अब विद्यालय में भी वो अपने आप को क्या महसूस करने लगा, बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। ऐसे अकेलेपन में
ऐसे अकेलेपन में क्या होता है, वो जो है अपना संकल्प लेता है मन में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल पास हो जाऊंगा। और वो बड़ी मेहनत करता है। और तुम्हें पता है कि घर में हर बार क्या होता है, महत्वपूर्ण काम किससे कराए जाते हैं, उसी से कराए जाते हैं। रह सह के जैसे तैसे जो टोपी है वो पास हो जाता है, और तीसरे दर्जे में, 3rd डिवीजन में वो पास होता है। पर खुद की मेहनत से पास होता है ना, बजाय कि उसकी कोई प्रशंसा करने की। उसकी दादी कहती है, वाह भगवान नजरे बद से बचाए। नजरे बद से बचाए मतलब नजर लगने से बचाए। क्या स्पीड है पास होने की, तीसरे दर्जे में 3रे डिवीजन से तुम पास हुए हो। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं टोपी शुक्ला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पहला तो मैंने आपको के साथ डिस्कस कर ही लिया कि जो है उसकी दादी और उसके संबंधों के बारे में जो है प्रश्न बनता है। और एक और प्रश्न बनता है कि अलग अलग मजहब के होते हुए भी दोनों एक दूसरे के साथ टोपी और इरफान की दोस्ती होती है। वो भी मैंने तुम्हें बता दिया उसके क्या पॉइंटर्स रहेंगे, कि दोनों के धर्म अलग होने के बाद भी हम मित्रता किस व्यक्ति से करते हैं, जो हमें समझता है, जो हमारी भावनाओं में हमारे साथ रहता है। ये सारे वो इसी तरह जो है वो अटूट रिश्ते में बन जाते हैं। और एक दूसरे के धर्मों के प्रति इज्जत भी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो शाकाहारी होता है, वो मांसाहारी होता है, तो इरफान कभी भी उस पर जोर नहीं देता कि तुम मेरे घर खाना खा, क्योंकि खाने पीने का भी बहुत आज नहीं होती है दोस्ती। वो बाहर से उसको तो केले लेके खिला देता है और आदर करता है इस बात का कि ये मेरे घर आने के बाद भी कुछ नहीं खाएगा। तो एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, एक दूसरे को के लिए समझ होनी चाहिए, और धर्म दोनों के अलग अलग धर्मों के प्रति क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए। तभी इन तीनों ही कारणों से मित्रता चलती है, जो कि टोपी के यहाँ पे हम जब देखते हैं तो वो उनकी मित्रता इस तरह से चलती है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने पिछला जो हमने पुनरावृत्ति की थी वो हरिहर काका की थी। यदि आप देखते हो कि हरिहर काका जो थे वो काफी हद तक टोपी और हरिहर काका की जो स्थिति थी वो एक जैसी थी। हरिहर काका के पास भी एक बड़ा परिवार था, टोपी के पास भी बहुत सारे लोग थे परिवार में। ना तो उनके परिवार वाले उनको समझते थे और ना ही टोपी के परिवार वाले समझते थे। उधर भी क्या था, स्वार्थ का रिश्ता था। यहाँ पर भी टोपी के साथ क्या होता था कि घर में जो कुछ भी काम नहीं करना वो टोपी से करवाना, तो स्वार्थ वैसे सब उसको पूछा करते थे। इसलिए यहाँ पर भी क्या था, स्वार्थ का रिश्ता था। इस तरह की जो है ये कहानी जो है आगे बढ़ती है, और जो है ये कहानी जो है ये हमें दर्शाती है कि किस तरह से एक बच्चे के जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एक प्रश्न बनता है कि 10 अक्टूबर 1945 का दिन उसके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण था। रहस्य है कि जीवन में एक व्यक्ति था समझने वाला, इरफान, और वो भी क्या होता है, तबादला होकर कहीं और चला जाता है। तो जब ये चीज़ें, तीनों चीज़ें ये डगमगा जाती है तो क्या हो जाता है, विकास प्रभावित हो जाता है। हुआ ना उसके साथ, वो पास ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई समझने वाला, कोई उसको आगे जो है, उसको आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा देने वाला, ना कोई समझने वाला था, ना कोई प्रेरित करने वाला था, और ना ही उसके दुख को बांटने वाला था। ऐसी स्थिति में इरफान क्या होता है, बुरी तरह से टूट जाता है। सो बच्चों की जो भावनात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, अगर विद्यालय शायद साथ देता, अध्यापक समझते कि बार बार फेल हो रहा है, क्या कारण है ना, उसके कारणों का पता लगा कि यदि टोपी की सहायता की जाती तो क्या वो पास नहीं होता, वो बहुत अच्छे अंकों से पास होता। तो इसीलिए जो है ये तीनों ही चीजें उसके जीवन में जो थी, क्या थी, अधूरी थी। अगर ये तीनों चीजें बहुत अच्छी होती, क्या कैसा होता वो, फिर इरफान जैसा होता उसका जीवन।